स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप, बड़ा ही एक अलग सा ट्वीट है। ऐसा लगता है जैसे कि आक्रामक तौर पर डराया जा रहा हो। इसमें ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर हैं वो क्या लिखते हैं, मोदी @नरेंद्र मोदी हैज क्रॉस्ड द लाइन। नरेंद्र मोदी ने यानी कि मोदी ने लाइन को क्रॉस किया है और ये उस डायरेक्शन में जाते हैं जिसमें भारत को चुकाना पड़ेगा इसकी कीमत। ये जो शब्द हैं ये शब्द बहुत ही ज्यादा आक्रामक शब्द हैं और ये ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के द्वारा दिए गए हैं। यानी ग्लोबल टाइम्स मतलब चाइना की गवर्नमेंट जो कहती है ग्लोबल टाइम्स वही छापता है। जहां एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है वहीं इस मुद्दे में अब अमेरिका भी टूट पड़ा है। जानेंगे आखिरकार अमेरिका के टूट पड़ने के बाद चाइना ने अपना रूप क्यों बदला, मीठी मीठी बातें क्यों करने लगा, भारत को लेकर आखिरकार चाइना ने भी क्या माना है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, लाई चिंग ते जिन्हें विलियम लाई भी कहते हैं, ताइवान के राष्ट्रपति, इन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को बधाई संदेश दिया। साथ ही ये कहा कि अब हम अपने रिश्तों को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे। ताइवान भारत की पार्टनरशिप तेजी से बढ़ेगी। व्यापार में, टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे को साथ देंगे, साथ ही शांति और सुरक्षा में भी साथ देंगे। अब इन्होंने जब कहा तो PM मोदी ने लिखा, थैंक यू आपके वार्म मैसेज के लिए। मैं भी क्लोजर टाई की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ और इकोनॉमिक टेक्निकल तौर पर जो भी हम लोगों के आपस में फायदे वाली चीजें हैं उन संबंधों को लेकर बढ़ना चाहता हूँ। पहली बात तो PM मोदी ने यहाँ बाद बाकी सिक्योरिटी वगैरह को लेकर कुछ भी नहीं कहा था। इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को लेकर यहाँ जवाब, पर फिर भी चाइना को बुरा लग गया और चाइना के जो विदेश मंत्रालय हैं उन्होंने यहाँ पर भारत से नाराजगी जाहिर की कि आपने ताइवान के राष्ट्रपति को जवाब क्यों दिया, वो राष्ट्रपति थोड़ी है, कोई भी प्रांत हमसे अलग होकर राष्ट्रपति थोड़ी बन सकता है, आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। हालांकि भारत ने इस आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस मुद्दे पर कूद आया कौन, ग्लोबल टाइम्स का एडिटर, और इसने धमकी भरे ये ट्वीट को डाल दिया कि भारत ने लाइन क्रॉस कर दिया है और एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहां भारत को कीमत चुकानी पड़ेगी। चाइना की ना एक नीति है, वुल्फ वॉरफेयर की नीति। यहाँ जितने भी इनके अधिकारी होते हैं, राजदूत होते हैं, इनके प्रमुख पदों पर रहते हैं, ये अपने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे, एकदम से आक्रामक होकर बोलेंगे, सामने वाले को डरा कर रखेंगे ताकि हमारे खिलाफ काम करने की कोशिश न करे। यही डिप्लोमेसी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, पर आपको बता दूं अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये पूरा छा गया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये इस तरीके से छाया कि अमेरिका से प्रश्न किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं माइलर से पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे जवाब दिया, तो देखिए चाइना ने यहाँ पर गुस्सा कर क्या क्या कहा है। तो अमेरिका ने क्या कहा? So I haven't seen those specific reports, so I don't want to comment on them in detail, but I would say that such congratulatory messages are the normal course of diplomatic business. अमेरिका ने कहा कि देखिए ये कूटनीति का हिस्सा होता है, ये बहुत माइनर सी चीज है किसी के बात का जवाब देना और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब हम भारत के साथ संपर्कों को भी बढ़ाएंगे और संबंधों को भी बढ़ाएंगे, अमेरिका ने ये भी साफ कर दिया था। अब जब चाइना ने ये सारी चीजें देखी तो उसके बाद चाइना का एक एनालिसिस सामने आया और चाइना का जो एनालिसिस है उससे सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, थर्ड टर्म मोदी का ये डिफेंस टाई बनाएगा अमेरिका के साथ, क्योंकि चाइना के साथ दुश्मनी बढ़ रही है। धीरे धीरे अब मीडिया में PM मोदी के तीसरे कार्यकाल की चर्चा होनी शुरू हो गई। द वॉशिंगटन पोस्ट की देख सकते हैं आप, इंडियाज मोदी अब रिकॉर्ड तीसरे टर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इन्होंने रिकॉर्ड वाली चीजें, ऐतिहासिक वाली चीजें लगानी शुरू कर दी। और मजेदार चीज क्या हुई है कि यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स ने ही अपना रुख भी बदला। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इन्होंने कहा कि मंगलवार को सारी धूल छट गए हैं, सब कुछ छट चुका है,
और अब समझ में आ गया है कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ रही है। लेकिन पीएम मोदी के लिए इस बार का समय थोड़ा अलग रहा। पीएम मोदी ने हिंदुत्व को ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया। ऐसा ही इन्होंने भारत और चाइना के रिलेशन के साथ भी किया, जो इनको लगा कि भारत को थोड़ा दोष देना चाहिए, इनकी वजह से खराब हो रहा है। लेकिन अंत में इन्होंने क्या लिखा? अंत में इन्होंने ये लिखा कि भारत को ना चाइना के साथ रिश्ते ठीक कर लेने चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यूएस की तरफ ज़्यादा झुकेंगे। यूएस की तरफ नहीं झुकना चाहिए, चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारी भी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम भारत के साथ मिलकर सही तरीके से काम करें। ऐसा नहीं है इंडिया यूएस रिलेशन से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यूएस भारत को दोष देता रहेगा, कई मामलों में भारत के ऊपर आरोप लगाता रहेगा। अब ये थोड़े से सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे चीजें छटती जा रही हैं, उन्हें भी अब समझ में आ रहा है कि फिलहाल के लिए भारत की विदेश नीति में या आर्थिक नीति में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाले हैं। पर सवाल ये उठता है कि ताइवान को लेकर क्या अपनी विदेश नीति भारत बदलेगा? पहली बात तो ये है कि भारत कंफ्यूज्ड है चाइना मामले में, और इस बार के टर्म में कंफ्यूजन हटा लेने में भलाई होगी। नेहरू के कार्यकाल में भी यही देखने को मिला था। नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और उसके बाद चाइना ने हमला कर दिया। 2014 में पीएम मोदी ने भी चाइना से दोस्ती की कोशिश की, लेकिन पहले डोकलाम का कांड हुआ, फिर दूसरी बार दोस्ती की कोशिश की तो गलवान का कांड हुआ। और जहाँ तक ताइवान की बात है, चीन का सबसे बड़ा कमजोरी ताइवान क्यों है, इसको ऐसे समझिए। चीन किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए जो सेमीकंडक्टर आता है, उस पर निर्भरता चाइना की किस पर है? ताइवान पर है। लिहाजा ताइवान पर अगर चीन का कब्जा होता है तो वो दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एक दिन में धूल चटा सकता है। ताइवान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ताइवान के पास उसकी जीडीपी का 280% विदेशी मुद्रा भंडार है, जो चीन के साथ युद्ध की स्थिति में देश को पैसे की कमी नहीं होने देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को खुलकर ताइवान के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? क्योंकि इतिहास गवाह है, चीन जिन भारतीय क्षेत्रों पर नजर रखता है वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। खैर, वैसे माना जाता है तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करने, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बाधाओं को दूर करने, टैक्स कानूनों को उदार बनाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ताइवान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।